दुधारू पशुओं में थनैला बीमारी का निदान कैसे करें? किसान भाइयों, हल्दी की खेती के अंतर्गत आपने बुआई के विभिन्न तकनीकियों के साथ साथ भूमि चयन एवं उसकी तैयारी, पोषक तत्व प्रबंधन इत्यादि के बारे में कल के अंश में जानकारी ली। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बुआई की उचित तकनीकों को अपनाने के साथ साथ अच्छी उपज के लिए खड़ी फसल का भी देखरेख प्रबंधन आवश्यक होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियाएं एवं लगने वाले कीट व रोगों का प्रबंधन करना आवश्यक होता है। परंतु इन क्रियाओं एवं प्रबंधनों को कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी का होना आप किसान भाइयों के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि बुआई यदि आप उचित तकनीकियों को ध्यान में रखकर करते हैं और खड़ी फसल में सस्य क्रियाओं के प्रति लापरवाही बरतते हैं, तो ऐसी दशा में फसल को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे फसल की बढ़वार अवरोधित होगी और जब बढ़वार अवरोधित होगी तो उपज कम प्राप्त होगी। इसीलिए अच्छे उत्पादन के उद्देश्य से हल्दी की खेती में इन तकनीकियों को कैसे अपनाना है, जानते हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, हल्दी की वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत कार्यक्रम के कल के अंश में आपने देखा कि हल्दी की उन्नतशील प्रजातियां, बीज दर, खाद एवं उर्वरक, बुआई की विधि तथा दक्षिण के प्रांतों जैसे आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा अपनाई जा रही नई तकनीक हल्दी की नर्सरी तैयारी एवं रोपण विधियों को जाना। कार्यक्रम के आज के अंश में जानेंगे कि बुआई के उपरांत क्या क्या विधियां हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम बुआई के बाद खेत में नमी बनाए रखने के लिए सूखी घास, पत्ती या भूसे को बिछावन के रूप में प्रयोग करें। ऐसा करने से जमाव 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है। इसकी देखभाल, गर्मियों में फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बुआई से वर्षा ऋतु प्रारंभ होने तक 4 से 5 सिंचाइयां कर देनी चाहिए। वर्षा ऋतु के बाद प्रत्येक 20 से 25 दिन के अंतर पर सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी उपज के लिए खेत का खरपतवार रहित होना आवश्यक होता है। इसके लिए 2 से 3 निराई गुड़ाई पर्याप्त रहती है, क्योंकि बाद में फसल बढ़कर भूमि को ढक लेती है और खरपतवार नहीं उग पाते हैं। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के 35 से 40 दिन बाद तथा शेष मात्रा इसके 1 माह बाद प्रति हेक्टेयर की दर से कतारों के बीच में डाल देनी चाहिए। भूमि में उर्वरक की टॉप ड्रेसिंग करने के बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। इससे कंदों के बढ़ने में सुविधा रहती है, साथ ही जल निकास में भी सुधार होता है। फसल पर प्रायः थ्रिप्स कीट का प्रकोप होता है, जिससे पत्तियां सूखने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1 लीटर डाइमेथोएट 30 EC को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर दूसरा छिड़काव भी करें। इसके अतिरिक्त फफूंद जनित पर्ण रोग बीमारी, जिसके प्रकोप से पत्तियों पर पीले धब्बे बन जाते हैं, जो बाद में भूरे होकर सूखने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ब्लाइटॉक्स के 0.3% घोल का अगस्त एवं सितंबर माह में छिड़काव करें। किसान भाइयों, सामान्य तौर पर हल्दी की विभिन्न फसलों के परिपक्व होने का समय 6 से 9 माह का होता है। अतः फसल बुआई के 240 दिनों पश्चात पत्तियों को काट देना चाहिए। पत्तियों की कटाई से 15 दिन पूर्व सिंचाई अवश्य बंद कर देनी चाहिए तथा पत्तियों की कटाई के 8 दिन बाद खुदाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। हमारे प्रदेश में हल्दी की खुदाई श्रमिकों द्वारा की जाती है, किंतु कुदाल अथवा फावड़े के द्वारा खुदाई करने पर कंधों के कटने फटने की संभावना ज्यादा रहती है। अतः अगर आप बेड बनाकर हल्दी की बुआई कर रखे हैं, तो आप ट्रैक्टर चालित यंत्र द्वारा खुदाई भली प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, खुदाई के बाद मात्र कंधों को छांट कर अलग कर लें तथा उनसे जुड़े अन्य कंधों को अलग कर छांट लें। अब बात आती है प्राप्त कंधों को उबालने की। तो महाराष्ट्र के कृषि संशोधन केंद्र, जिला सांगली एवं नवशक्ति इंजीनियरिंग MIDC कुपवाड़ा में संयुक्त रूप से वाष्प द्वारा हल्दी पकाने का यंत्र विकसित किया गया है। इस यंत्र के प्रयोग से प्राप्त हल्दी में पानी का अंश 80 से 90% तक रहता है और कुरकुरमीन की हानि नहीं होती। यह यंत्र पानी उबलने के 20 मिनट बाद 1 ड्रम हल्दी पकाकर निकालता है। कंदों को 3 से 4 दिन तक सुखाने के बाद इसे प्रोसेसिंग करना चाहिए।
100 किलोग्राम गीली हल्दी से 20 किलोग्राम सूखी हल्दी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने पर किसान भाइयों आपको अपनी हल्दी की फसल से आशा अनुरूप आय की प्राप्ति होगी। कृषि सह-व्यवसाय के अंतर्गत कुक्कुट पालन व्यवसाय बहुत से किसान भाइयों द्वारा अपनाया जा रहा है, जिससे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन कुछ बीमारियां इस व्यवसाय को कभी-कभी प्रभावित कर देती है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मुर्गियों में होने वाला भयानक रोग चेचक की, जो अधिकतर 8 से 10 सप्ताह के चूजों में देखा जाता है। तो कुक्कुट पालक भाइयों, शायद आपको पता होगा कि इस रोग के हो जाने पर कोई नियंत्रण उपाय नहीं है, इसलिए इस रोग से बचने हेतु पहले से की जाने वाली सावधानी प्रबंधन एवं टीकाकरण ही है, जिसको समय से न अपनाएंगे तो इस बीमारी के कारण मुर्गियों की मृत्यु होने लगती है, जो किसान भाइयों के लिए हानि का कारण बन जाता है। अतः किसान भाइयों, मुर्गियों में होने वाली इस घातक बीमारी के प्रबंधन उपायों पर जानकारी दे रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर सीवी सिंह। मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है और आज ये व्यवसाय कृषि व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। अंडा उत्पादन में तीसरे नंबर पर और ब्रॉयलर पालन में 5वें स्थान पर आता है। इस व्यवसाय को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए मुर्गी पालक या जो कुक्कुट पालक हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि मुर्गी पालन के जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर विशेषकर ध्यान दिया जाए। जो एक प्रमुख पहलू होता है कि जो निस्संदेह इस व्यवसाय को घाटे का व्यवसाय बनाता है वो है मुर्गियों के प्रमुख रोग और उनकी समय पे रोकथाम करना। मुर्गियों के रोगों को अगर हम देखें तो मुर्गियों में बहुत सारे जीवाणु जनित, विषाणु जनित या प्रोटोजोआ जनित या फंगस के द्वारा होने वाले या बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो सूक्ष्म तत्वों की कमी से या इनके अलावा जो है प्रबंध व्यवस्था की कमी से होने वाले रोग होते हैं। तो उन्हीं रोगों में अगर हम देखें तो मुर्गी चेचक या जिसको हम फाउल पॉक्स के नाम से जानते हैं वो उसी प्रकार के एक रोग है और ये रोग सामान्यतः एक वायरस के द्वारा होने वाला या एक विषाणु जनित रोग है। तो इस रोग में सामान्यतः मुर्गी पालक अगर देखें तो ये सभी आयु के पक्षियों को प्रभावित करते हैं, चाहे कम आयु के या छोटी आयु के चूजे हों या बर्दक पक्षी जो ग्रोअर स्टेज के जो ग्रोअर बर्ड्स होती हैं या अंडा देने वाली पक्षी जो होते हैं लेयर बर्ड्स, वो सभी प्रकार की आयु के पक्षियों में अपना प्रभाव दिखाता है। तो सामान्यतः जब इस रोग की शुरुआत होती है तो पक्षियों के कलिंगी या गलचर्म या त्वचा या पैरों की जो त्वचा होती है उन पर बहुत हल्के दाने जो फुंसी का रूप ले लेते हैं बाद में, वो उस तरह के बनते हैं और लास्ट में या अंत में वो एक फफोले के रूप में बन जाते हैं और जब फूटते हैं तो उनसे एक शराब या पानी जो है बाहर निकलता है और बाद में जो है जब रोग भयंकर रूप ले लेता है तो कभी कभी इसमें पक्षियों की मृत्यु दर भी बढ़ जाती है उसमें जो है। तो ये इस प्रकार के जो लक्षणों को देख करके मुर्गी पालक इस रोग की पहचान कर सकता है। सामान्यतः गर्मी के दिनों में इस रोग का प्रभाव अत्यधिक होता है, तो इसका एकमात्र उपाय केवल एक टीकाकरण ही होता है। सामान्यतः इसका जो टीका है वो फाउल पॉक्स वैक्सीन के नाम से आता है और इस फाउल पॉक्स वैक्सीन का जो एम्पूल या जो दवा आती है वो एक एम्पूल के रूप में आती है। इस टीके को बिंग बेव मेथड बोलते हैं। इसको पंख में चुबो करके हम जो है पक्षी के रक्त या जो पंख की जो त्वचा होती है उसके ब्लड या रक्त में हम जो है दवा को पहुंचाते हैं उसमें जो है। तो एक निश्चित अवधि और निश्चित अवधि भी इसकी 35 से 42 दिन हम जो है 6 से 7 सप्ताह की आयु पे हमें ये टीका जो है करा देना चाहिए उसमें जो है और मात्र केवल एक ही टीका इसका किया जाता है, तो इसके दोबारा दूसरे टीके की कोई आवश्यकता नहीं होती। और टीकाकरण हमेशा प्रशिक्षित व्यक्ति से या जो हमारे नजदीकी क्षेत्र के जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी सहायता या उनके माध्यम से हमें कराना चाहिए। और टीकाकरण के अलावा हम बहुत कुछ हद तक अपनी अच्छी प्रबंध व्यवस्था रख करके इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं। सामान्यतः जैसे उनके लिए शेड में पर्याप्त स्थान, दाने पानी के बर्तनों की उचित सफाई और बिछावन की उचित देखरेख, ये इस रोग की रोकथाम में ये ऐसे बिंदु हैं कि काफी हद तक अपनी भूमिका निभाते हैं।
तो इसलिए रोग की रोकथाम के लिए हमेशा जो है मुर्गी पालक को इन बिंदुओं को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके निस्संदेह जो हमारे मुर्गी पालक या जो कुक्कुट पालक किसान भाई हैं वो फाउल पॉक्स या जो मुर्गी चेचक रोग है उससे पक्षियों की रक्षा कर सकते हैं या पक्षियों को स्वस्थ रख सकते हैं और निस्संदेह व्यवसाय को एक लाभकारी व्यवसाय बना करके एक अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार, उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। किसान भाइयों, अधिकांश रबी फसलें परिपक्वता की अवस्था में हैं और कहीं-कहीं तो इन फसलों की कटाई कहाई भी चल रही है और इन कार्यों के संपादन में किसान भाई कोई विशेष सावधानी नहीं बरतते हैं। इसके अलावा जब वह अपनी अथक परिश्रम से ली गई उपज को जब मंडी में बेचने जाते हैं तो बिचौलियों के द्वारा ठग लिए जाते हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक किसान से। इसको हम लोगों ने उपजाया है, यहाँ लेके आते हैं, तरीके से हम लोगों को भाव नहीं मिल पाता है। अब आप बताओ हम लोग क्या करें। ऐसा किसान भाइयों की अज्ञानता एवं अधूरी जानकारी के कारण होता है। लेकिन किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि अच्छी फसल होने मात्र से ही गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं अच्छी आमदनी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए आपको कटाई से लेकर विपणन तक कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होता है ताकि बेचते समय उत्पादन गुणवत्तायुक्त बना रहे और आमदनी भी अधिक मिले। तो किसान भाइयों, इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। जिन किसान भाइयों ने रबी मौसम में विभिन्न फसलों को लिया होगा उनकी फसलों की कटाई प्रारंभ हो गई होगी, किंतु कटाई उपरांत किसान भाई अपने उत्पाद को जब मंडी में ले जाते हैं तो उन्हें उत्पाद का अच्छा बाजार मूल्य कैसे प्राप्त हो, आइए इस पर चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, सर्वप्रथम अनाज को मंडी में ले जाने के पूर्व अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद अपने उत्पाद की ग्रेडिंग कर ले, क्योंकि हमारे उत्पाद की जैसी गुणवत्ता होगी उसी प्रकार मूल्य प्राप्त होगा। अतः श्रेणीकरण करने से उत्पाद एक समान अलग अलग हो जाता है, जिससे निश्चित ही बाजार मूल्य अच्छा प्राप्त होता है। जहां अच्छा बाजार भाव प्राप्त करने की बात है तो किसान भाइयों, जिस दिन हमें उत्पाद को मंडी में ले जाना हो उससे पहले यह तय कर ले कि उत्पाद मंडी में कब ले जाना है या उसे किस भाव में बेचना है। हम रोजाना विभिन्न माध्यमों जैसे दैनिक अखबार, रेडियो, टेलीविजन, फोन आदि के द्वारा अपने उत्पाद के मंडियों का भाव मालूम कर सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि कहां हमारे उत्पाद का अच्छा बाजार भाव प्राप्त होगा। हमारे उत्पाद को हमें जिस भाव में बेचना है, जब मंडी में उस उत्पाद का उतना भाव मिलता है तब हम उसे मंडी में ले जाकर अपने उत्पाद को बेचकर अच्छा भाव प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पैकिंग की। जब हमारा उत्पाद तैयार हो तो इसे चाहे तो बोरे में भर कर ले जाए अथवा अपनी व्यवस्था अनुरूप बैलगाड़ी अथवा खुली ट्रॉली में भर कर ले जाए। अब जब हम मंडी पहुंच जाए तो मंडी प्रांगण पहुंचते ही उत्पाद का गेट पास अवश्य प्राप्त कर ले। गेट पास का फायदा यह होता है कि आप मंडी में अपने उत्पाद को बेचने आए हैं, अन्यथा बाद में किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटने पर आपके पास कोई सबूत नहीं बचता है। अतः आप गेट पास अवश्य ले लें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मंडी में उत्पाद को बेचने की। किसान भाइयों, मंडी में उत्पाद को खुली नीलामी से बेचना चाहिए। खुली नीलामी से उत्पाद को बेचने पर उत्पाद का अच्छा भाव प्राप्त होता है तथा मंडी में प्रतिस्पर्धा होने पर कभी कभी आशा से ज्यादा भाव प्राप्त हो सकता है। किसान भाइयों, मंडी में जब आपके उत्पाद की बोली लग गई है तथा भाव तय हो गया है और यदि भाव आपके इच्छा अनुरूप नहीं है तब भी आप स्वतंत्र हैं कि आप अपने उत्पाद को उस भाव पर बेचना चाहते हैं या नहीं।
यदि आपको लगता है कि उत्पाद का भाव ठीक है तो उसे बेच सकते हैं। यदि आपको लगता है कि उत्पाद का भाव ठीक नहीं है तो उसे नहीं बेचें। व्यापारी आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आप अपने उत्पाद को अगले दिन के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाई, यदि आपका उत्पाद बिक गया तो उसे तराजू तक ले जाने तथा उसे छानने समेटने का खर्चा आपका होगा, लेकिन कांटे पर लग जाने के बाद उत्पाद उतारना, ले जाना, पैकिंग आदि का खर्चा व्यापारी का होता है जो इस उत्पाद को खरीदा है। तो किसान भाइयों, ये ध्यान रखें कि कांटे तक का खर्चा आपका होगा। किसान भाई, उत्पाद तौलते समय एक विशेष बात का ध्यान अवश्य रखें कि आप उत्पाद को हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर तुलवाएं। यदि इलेक्ट्रिक कांटा नहीं है तो सामान्य कांटे पर बोरे के तुलवाते समय उसके बदले दूसरी तरफ एक खाली बोरा रख दें। जब आपका माल तुल गया उसके बाद आपको एक विक्रय पर्ची मिलती है जिसमें उत्पाद का नाम, किसान का नाम, उत्पाद मूल्य तथा मात्रा लिखी रहती है और उसी पर्ची के हिसाब से उत्पाद का नगद भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मंडी में यदि आपको देर होती है और यदि 2-3 दिन रुकना पड़ता है तो मंडी में कई प्रकार की सुविधाएं जैसे होटल, कैंटीन, जलपान गृह, विश्राम गृह आदि सुविधाएं उपलब्ध रहती है। किसान भाई, आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप उत्पाद को मंडी में ले जाते समय बताई गई बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको अवश्य अपने उत्पाद का अच्छा बाजार मूल्य प्राप्त होगा। पशुपालन के अंतर्गत दुधारू पशुओं का पालन हमारे लघु और सीमांत किसान भाई तो अपनाए ही हैं, साथ ही साथ इसे व्यावसायिक स्तर पर अपनाने वाले किसानों की संख्या भी अधिक है। अतः पशुपालकों को इन पशुओं से आशातीत लाभ प्राप्त हो, इसके लिए पशुओं में आने वाली बीमारियों के प्रति आपको सतर्क रहना होगा। दुधारू पशुओं में आने वाली बीमारियों के अंतर्गत यदि थनैला बीमारी की बात करें तो आमतौर पर यह समस्या अधिक देखी जाती है। ये बीमारी भयावह तो नहीं है, लेकिन उचित समय पर निदान न होने की दशा में पशु के तन खराब होने की संभावना अधिक रहती है। अतः पशुपालक भाइयों, इस बीमारी के प्रकोप हो जाने पर उचित समय पर निदान के साथ साथ कुछ और सावधानियों को बरतना आवश्यक होता है, जिससे पशु का थन इस बीमारी से प्रभावित न हो। अतः थनैला बीमारी के प्रबंधन से संबंधित आवश्यक पहलुओं को बता रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के डॉक्टर देवी प्रसाद सिंह। थनैला रोग एक ऐसा रोग है जिसमें थन में सूजन आने के साथ साथ उनसे जो दूध निकलता है वो फटा फटा होता है। चाहे एक थन हो, चाहे दो थन हो, चाहे चारों थन हो, उनके अंदर सूजन आ जाता है और छूने पर थोड़ा सा गर्म लगता है। गर्म होने के साथ साथ दूसरे समय जानवर को जो दर्द होता है, इसलिए जानवर जो है इधर उधर हटने लगता है, या जिसको आप छटकना कहते हैं। इससे होता है ये कि जब वो इसके साथ जब दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के समय देखते हैं कि दूध जो है कभी कभी उसमें फटा फटा दूध आता है, कभी कभी फटा और दूध के साथ जो है कुछ जो खून के छटके भी दिखाई देते हैं। और इस तरह से जानवर को अगर सही समय उपचार नहीं करते हैं और सही ढंग से उपचार नहीं करते हैं तो जानवर का वह थन बंद हो जाता है, जिसको हम थन मारा कहते हैं। और उसकी वजह से अगर उनका सही समय पर उपचार नहीं किया जाए और सही ढंग से उपचार नहीं किया जाए तो उनके जो है थन में जो है दूध निकलना बंद हो जाता है, जिसको हम अंग्रेजी की भाषा में टीट ब्लाइंड भी कहते हैं। ये रोग होता क्यों है? ये रोग इसलिए होता है कि जब हमारे जो है पशुपालक बंधु या दूध दूहने वाले ग्वाला जब अपने गंदे हाथ से बिना हाथ धोए, बिना साबुन से हाथ धोए, बिना दवाओं को हाथ से लगाए जो है जब वो दूध दूहते हैं तो बीमारी के जीवाणु या कीटाणु जो होते हैं इनके थनों के अंदर जो प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से थन में ये बीमारी फैल जाती है। इसका उपचार क्या है? इस बीमारी से बचने के लिए हम जो करते हैं कि सबसे पहले अगर जिस थन में ये थनैला रोग हुआ हो उनको जो या जिस जानवर थनैला रोग हुआ हो उस जानवर के जिस थन में रोग पैदा हुआ हो उनको सबसे पहले तो हम ग्रसित जानवरों को सबसे अंत में दूहते हैं। उनमें भी जो है हम सबसे पहले जो उनके उस थनैला रोग वाले जानवरों का जो थन होता है सबसे स्वस्थ थन से पहले दूध निकाल करके उसको अलग कर लेते हैं। और उसके बाद जो है फिर जिस थन में ये रोग पैदा हुआ है या सूजन है या दूध फटा फटा आता है
उन्हें हम एक अलग से बर्तन में उनका फटा हुआ दूध निकाल करके उनको अलग रख देते हैं, कहीं ले जा करके बाहर किसी गड्ढे में फेंक देते हैं, वहाँ पर नहीं गिराते। अगर वहाँ पर गिराएंगे तो इसके जीवाणु पुनः जो जमीन से घुस करके जो है उनके थन के अंदर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो है उस थन का दूध निकालने के बाद जो है जो ग्रसित थन है उसमें अंदर जो है एक दवा होती है जिसका नाम मेमिटेल या मेमाल एजेड, कोई भी ट्यूब है, आप इसको जो थन के अंदर जो है दूध निकालने के बाद जो है तो थका हुआ दूध और फिर उसमें इस ट्यूब को अंदर डाल देते हैं। डालने के साथ साथ एक इंजेक्शन और आता है जिसको हम लाइकासिटीन इंजेक्शन के नाम से पुकारते हैं, 3 ग्राम का इंजेक्शन होता है। इसको फिर इंट्रामस जो है उनके चाहे पीठ पुट्ठे पे या गर्दन के ऊपर जो लगा देते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया हम 3 दिन लगातार करते हैं। तो इस तरह से इस बीमारी से ग्रसित जो जानवर हैं जो थैनालार है उसे ग्रसित हैं उनका थन जो है स्वस्थ हो जाता है। अब करें क्या जो है कि इस बीमारी से हम कैसे बचें। मेरा किसान बंधुओं से अनुरोध है कि जब इस बीमारी से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि जहाँ पर जानवर बांध रहे हैं वहाँ की फर्श साफ सुथरी होनी चाहिए और उनको फिनाइल वगैरह से धो करके बराबर जो है साफ रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बीमारी की थैलेरिया रोग के कीटाणु या जीवाणु जो होते हैं वो फर्श के ऊपर पड़े रहते हैं। फिर वहीं जब जानवर बैठता है तो वो फिर जानवर के थन के अंदर रोग के जीवाणु जो है घुस जाते हैं और फिर थैलेरिया रोग पैदा करते हैं। इसे हमेशा फर्श साफ रखना चाहिए तथा जो आदमी दूध दोहना या ग्वाला जो दूध दोता है उसको जो हमेशा जो हाथ उसका साबुन से 2 बार धो लेना चाहिए। उनका नाखून वगैरह भी साफ होना चाहिए। सबसे पहले तो उनके थन को धो लेना चाहिए और थन को धोने के बाद उनका बर्तन भी साफ होना चाहिए। और उसके बाद जो धोने के बाद जब पूरा दूध निकाल देते हैं तो जानवर के ऊपर के थन के ऊपर एक सोल्यूशन है जिसका नाम साफ किट का 1% लोशन घोल बना करके धोने के बाद उनके थन के ऊपर छिड़क देते हैं। इससे क्या होता है कि जो विषाणु जो है जो भी जमीन के ऊपर या फर्श के ऊपर पड़े रहते हैं घुस नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो है सोल्यूशन जो है उन विषाणुओं को या जीवाणुओं को मार करके खत्म कर देता है। तो इस तरह से इस बीमारी से छुटकारा पाया सकता है और थैलेरिया रोग से आप अपने जानवरों को बचा सकते हैं और अच्छा से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक और ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है बिंदौरा बाराबंकी के धर्मवीर जोशी जी ने। आपने मेंथा की फसल में देख रेख प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। और किसान भाई अभी जो समस्याएं पूछ रहे हैं मेंथा में, उसके बारे में किसानों की जो समस्याएं उसका समाधान करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्योंकि सिंचाई ये गर्मियों में ये फसल ली जाती है, इसलिए इसमें जल प्रबंधन अधिक रखना पड़ता है, अच्छा रखना पड़ता है। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हल्की सिंचाई, ना खेत सूखे और ना ज्यादा पानी भरे। तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी क्यारियां रहे और उससे सिंचाई आप 8 से 10 दिन के अंतराल पर लगातार खेत में सिंचाई करते रहें, जिससे मेंथा की बढ़वार अच्छी होगी और उत्पादन अच्छा मिलेगा आपको। क्योंकि सिंचाई बार बार करेंगे तो घास बार बार जमेगी, क्योंकि खरपतवार जो हैं अनचाहे पौधे होते हैं। और हम जो भी पानी की या पोषक तत्वों की व्यवस्था करते हैं, पोषक तत्व हैं उनके लिए प्रतिस्पर्धा करके उसकी जो उत्पादन है उसमें गिरावट लाती है, उत्पादन कम कर देता है। इसलिए खरपतवारों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और घास जो खेत में है आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, खरपतवार मुक्त खेत होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक उत्पादन मिले। निराई गुड़ाई से
जो भूमि में जड़ों में जो ऑक्सीजन जाती है उसका अलग ही महत्व है। इसलिए निराई गुड़ाई 1 से 2 निराई गुड़ाई अवश्य इस फसल में करनी चाहिए, जिससे अधिक अच्छा उत्पादन मिले आपको। अधिक उत्पादन आपको चाहिए क्योंकि ये तेल वाली फसल है, तो इसमें जो पोषक तत्व हैं उनका प्रबंधन अच्छी तरीके से करना चाहिए। इसलिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस तथा 15 से 20 किलोग्राम पोटाश की प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में 5 से 7 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग प्रति एकड़ अवश्य कर लें। फास्फोरस, पोटाश, जिंक की पूरी मात्रा एवं नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा का प्रयोग रोपाई के समय करें। और खड़ी फसल में जब अच्छी अवस्था में हो, साख अच्छी हो मेंथा की, उस वक्त हम यूरिया और जिंक सल्फेट जो 1 टंकी 15 लीटर वाली है उसमें 50 ग्राम जिंक सल्फेट और 200 ग्राम यूरिया मिला के यदि 2-3 स्प्रे 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर दें तो उत्पादन अधिक मिलेगा आपको। आपकी समस्या आती है मेंथा में, उसमें जो प्रमुख आप बता रहे हैं कि अभी दीमक की समस्या है आपकी खड़ी फसल में, तो दीमक की खड़ी फसल में जो दीमक है उसको नियंत्रित करने के लिए एक क्लोरोपाइरिफॉस नाम का रसायन आता है, उसकी 2.5 से 3 लीटर मात्रा आप जैसे सिंचाई करते हैं उस सिंचाई जल के साथ यदि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम उस दवा का प्रयोग कर दें तो जो दीमक की समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। और दूसरी समस्या है जैसे आपने बताया कि सूंडी लग जाती है मेंथा में, और वो काफी इसके पत्ते खाकर, क्योंकि मेंथा में जो तेल की मात्रा है वो पत्तों में होती है, इसके पत्ते खा के नुकसान सूंडी से हो जाता है और उत्पादन आपको अधिक नहीं मिल पाता है। और जैसे ही आपको सूंडी का प्रकोप दिखाई दे, हेरी कैटरपिलर नाम की इस सूंडी के नियंत्रण हेतु क्यूनॉल फास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसलिए ये विशेष आप ध्यान रखें और अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखें इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadaata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इमरजेंसी मीटिंग। आज पार्टी मुख्यालय में होगी बैठक। मुलायम और अखिलेश समेत तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। सभी विधायक भी लखनऊ तलब। गोंडा फर्जी मुठभेड़ कांड में 30 साल बाद आया फैसला। सीबीआई कोर्ट ने दोषी पुलिस वालों को सुनाई सजा, 3 को फांसी और 5 को उम्र कैद। ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने लगाया अपने ससुर पर बलात्कार का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी फरार। मेरठ में ज्वेलरी शोरूम में चोरी करती रंगे हाथ पकड़ी गई हाई प्रोफाइल महिला चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई करतूत। पति सेना में बड़े ओहदे पर तैनात। और मथुरा में शहीद हेमराज की पत्नी बनी ठगी का शिकार। झांसा देकर रुपयों से भरा बैग ले उड़ा एक ठग। बैंक से 10 लाख रुपए निकालकर लौट रही शहीद की पत्नी। नमस्कार, सुबह 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं अपना यूपी। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले खबर लखनऊ से है, जहां पर आज समाजवादी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। बैठक समाजवादी
पार्टी मुख्यालय में होगी। इसके लिए पार्टी के लिए विधायकों को अचानक लखनऊ तलब किया गया है। विधायकों की बैठक में मुलायम, मुख्यमंत्री अखिलेश और दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे।